हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। आज के सेशन में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एफएसटी का कंप्लीट पेपर डिस्कशन। और बच्चों, मेरे साथ इस सेशन में आरडी सर भी हैं और पंकज सर भी हैं। तो स्टार्टिंग से क्वेश्चन देखते हैं। और जैसा आपको मालूम है, हम जिस मिशन पर हैं, न्यू लाइट, वो है अब पढ़ने का अधिकार सबको और डॉक्टर बनने का अधिकार भी सबको। आइए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 आते हैं। कैलकुलेट द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अल्फा पार्टिकल ऑफ मास गिवन है, चार्ज गिवन है, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज गिवन है। इतना भयंकर अगर फॉर्मूला अगर ये वाला लगाएंगे आप, एच अपॉन अंडर रूट 2 टाइम्स m/q/v, तब तो बहुत बड़ा मल्टीप्लाई हो जाएगा। एच की वैल्यू भी रखनी होगी, एम मास की वैल्यू भी है 4 गुना प्रोटॉन के मास का, और फिर चार्ज भी रखना अगर है ना। तो बच्चों, मास हालांकि दिया भी हुआ है। एक शॉर्टकट मेथड है, वो है 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ वी। सब कुछ रखने के बाद हम लोग इसको फॉर्मूले को लर्न करते हैं। और इस फॉर्मूले में 0.101 डिवाइडेड बाई अंडर रूट वी, वी का मतलब है 2000, और 2000 का जब रूट लेंगे तो अप्रोक्स आ जाएगा, ये आपका 44 समथिंग आ जाएगा। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्स हमारी वैल्यू 2.2 और 10 की पावर माइनस का 13 आ रही है। 2.85 2.2 के आसपास आंसर आ रहा है, तो यही हमारा आंसर आएगा। क्यों बताइए? यहां से वैल्यू आ रही है 2.2 एंग 10 की पावर माइनस का 3, और एंगस्ट्रॉम आ रहा है यहां से, ये एंगस्ट्रॉम में देगा। और ये वाली आपकी आ जाएगी, एंगस्ट्रॉम को जब बदलेंगे हम लोग तो मीटर में पावर 10 भी ले आएंगे। तो कुल मिलाकर हमारा करेक्ट आंसर फोर्थ वाला आ रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 का आप ये वाला कॉन्सेप्ट आपका पेज नंबर 285 एनसीईआरटी से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इन बोहर मॉडल हाइड्रोजन एटम द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन 0.5 गिवन है, देन रेडियस ऑफ द फिफ्थ ऑर्बिट निकालना है। बच्चों, आपको मालूम है कि उसी हाइड्रोजन के लिए अगर आपको फिफ्थ ऑर्बिट की रेडियस निकालनी है तो n स्क्वायर इंटू आर नॉट का मल्टीप्लाई, यानी कि फर्स्ट ऑर्बिट की रेडियस तो फिफ्थ 5 का स्क्वायर, और ये आ जाएगा पॉइंट का 5। बच्चों, ये आ जाएगा 25, और ये वैल्यू आ जाएगी पॉइंट का 5। और यहां से ये डायरेक्ट आपका एंगस्ट्रॉम में वैल्यू आ रही है। बच्चों, सॉल्व करेंगे तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास 125, यानी कि 12.25, और ये वैल्यू आ रही है एंगस्ट्रॉम में 12.25 एंगस्ट्रॉम। अब अगर हम एक डेसिमल यहां पे ले आएंगे तो 1.25 और 10 की पावर माइनस 9 कर देंगे, इसका मतलब ये आ जाएगा आपके पास नैनोमीटर में। तो ये नैनोमीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो मेरा हम लोगों का आंसर जो है बेटा थर्ड वाला आंसर आएगा। देखिए भाई, इस फॉर्मूले से जो आंसर आ रहा है वो तो एंगस्ट्रॉम में आ रहा है। अब एंगस्ट्रॉम को जब आपको एक डेसिमल और लाएंगे तो नैनोमीटर आ जाएगा, तो यानी कि 1.25 नैनोमीटर। क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा थर्ड। आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर पे। जनरली द वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक फ्रिक्शन इज लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन। भाई देखो, ये वाला तो बिल्कुल आपको सही दिया है स्टेटमेंट। काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होता है वो ज्यादा रहता है, काइनेटिक फ्रिक्शन कम रहता है। ठीक। एंड व्हेन मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट स्टार्टेड द इनर्शिया ऑफ रेस्ट हैज बीन ओवरकम। यस, बिल्कुल करेक्ट बात है ना, न्यूटन का पहला नियम है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारे करेक्ट स्टेटमेंट है, बोथ असर्शन रीजन आर करेक्ट। तो थर्ड का राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला। बिल्कुल ऑब्वियस स्टेटमेंट है, न्यूटन का पहला नियम भी है। और बेटा आपका ये आपको स्टैटिक और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में पूरा इन्होंने जो क्वेश्चन बनाया है यहीं से बनाया है। और बच्चों एक बात याद रखिएगा, ये जितना भी आपका फिगर और फिगर के नीचे इतनी चीजें दी जाती है ना एनसीईआरटी में, उनको जरूर आप जो है ना एक बार पढ़ा करिए। देखिए सारी वैल्यू वही दी गई है। वो जो लाइन आपकी है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो हमारा है यूजुअली लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन, तो यही लाइन पे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2। टू मेटल रॉड ए एंड बी इक्वल लेंथ गिवन है, क्रॉस सेक्शनल एरिया भी इक्वल है। यस। और फिर कह रहे हैं कि आर ज्वाइंट एंड टू एंड, द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी गिवन है 2:3। फ्री एंड का हमारा टेम्परेचर भी गिवन है। मतलब आप समझ लीजिए क्वेश्चन कैसे दिया गया है। क्वेश्चन आपको इस तरह से दिया गया है
एक ये है और एक आपका ये है, और आपकी ये दोनों अलग अलग है। इसका ये ए है बेटा और ये है बी, और इसकी कंडक्टिविटी 2K और 3K है, 2:3। वेन फ्री एंड ऑफ ए 100 डिग्री पर है और फ्री एंड ऑफ बी, बी का फ्री एंड 0 डिग्री पर है। जंक्शन का टेम्परेचर फाइंड करना है। आप फूरियर लॉ लगा दीजिए, 2K, हम लोग का फूरियर लॉ क्या होता है, HA=HB, हीट ट्रांसफर रेट बराबर दोनों में स्टेडी स्टेट में। तो 2K एरिया ए 100 माइनस थीटा और डिवाइडेड बाई आ जाएगा L, हमें मालूम है लेंथ इक्वल है और एरिया इक्वल है, और ये आएगा आपके पास 3K एरिया ए, और बच्चों आ जाएगा थीटा माइनस 0 डिवाइडेड बाई L। करना क्या होगा, ये आपका इससे कैंसिल है, ये आपका इससे कैंसिल है, यहां से आएगा 200 आएगा, माइनस का 2 थीटा आएगा, 3 थीटा आ जाएगा, 5 थीटा आ जाएगा, और बेटा आपका आंसर 40 डिग्री सेल्सियस यहां से बन रहा है। तो हमारा बहुत ही शानदार क्वेश्चन और फूरियर लॉ पर है, 40 डिग्री सेल्सियस इसका फोर्थ वाले का आंसर है, सेकेंड वाला। ठीक, एनसीईआरटी का ये पे आपका जो प्रॉपर क्वेश्चन है डायरेक्ट फॉर्मूले पर बेस्ड है। 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एनक्लोज्ड इन वेसल हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर थ्रू 1 केल्विन, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे गर्म कर रहे हैं, वर्क डन निकालना है। वर्क डन का फॉर्मूला होता है ध्यान दीजिएगा, म्यू सीपी डेल्टा टी। ये होता है क्या ना, दिस इज टोटल हीट गिवन, समझिए बात को। पी डेल्टा बी लगाएंगे तो पी डेल्टा बी गड़बड़ हो जाएगा। तो आप करेंगे कैसे, आपको निकालना है वर्क डन की वैल्यू। हम लोग एक काम करते हैं, वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास, ये आता है म्यू, ये आता है पी डेल्टा वी कांस्टेंट प्रेशर पे। अब वॉल्यूम चेंज तो दिया नहीं, टेम्परेचर चेंज दिया है, तो बेटर होता है कि आप इसमें म्यू आर डेल्टा टी लगा दीजिए। म्यू की वैल्यू कितनी है बच्चों, 1, आर आ जाएगा, और डेल्टा टी कितना है, 1। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा हमारे पास आर। ये वाला फॉर्मूला ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट है, म्यू आर डेल्टा टी, म्यू आर डेल्टा टी। तो करेक्ट आंसर आ जाएगा थर्ड वाला। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत अच्छे से। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम हीलियम। अगर बेटा हम यहाँ पे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछते हैं, काइनेटिक एनर्जी जब भी निकालते हैं ना, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल ऑफ एनी गैस, तो ये आ जाता है हाफ, ध्यान से सुनिए, हाफ म्यू, देखिए 1 मोल है तो आर टी एफ, हाफ आर टी एफ। तो जब आप यहां पर आर की जगह पुट करेंगे और यहां पर हाफ एन ए के, ये क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, और क्या है, एवोगैड्रो नंबर इन प्लेस ऑफ आर, और ये आ जाएगा टी और ये आ जाएगा एफ। अब बताइए कौन सी गैस है, हीलियम, और वो भी क्या है, मोनोएटॉमिक। तो आप मान के चलिए काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 मोल, 1 मोल का मतलब 4 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, तो ये आ जाएगा आपके पास हाफ, और यहां पर 3 आ जाएगी वैल्यू एफ की जगह, और एन ए के और टी आ जाएगा, दैट इज द वैल्यू फॉर 4 ग्राम। और यहां पे हम 1 ग्राम कर देंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 ग्राम ऑफ हीलियम गैस, और ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3/8, 4 से डिवाइड। और जब हम अलग अलग टेम्परेचर पे निकालेंगे, T1 से T2, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जब हम चेंज निकालेंगे तो दिस इज काइनेटिक एनर्जी। और अगर आपको चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो आ जाएगा हमारे पास फॉर्मूला 3/2, 3/8 एन ए के, और फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो ये एक्चुअली क्या है,
टेम्परेचर, ठीक। तो हमें T1 टेम्परेचर पे निकालेंगे तो T1 आएगा, T2 पर निकालेंगे T2 आएगा, फाइनल माइनस इनिशियल निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी हमारी आ जाएगी। कौन सा ऑप्शन आ जाएगा? 3/8 Na और बेटा T2 माइनस T1। करेक्ट ऑप्शन हमारा आ जाएगा 6 का 2 वाला आ जाएगा आंसर, T2 माइनस T1। क्वेश्चन नंबर 7, स्टोन इज ड्रॉप इनटू द वेल और डेप्थ ऑफ द वाटर बिलो द टॉप इज h, वेलोसिटी ऑफ साउंड v, देन टाइम आफ्टर विच स्प्लैश साउंड इज हर्ड। डायरेक्ट आपको क्या पूछ लिया गया है? फॉर्मूला। भाई साहब, स्टोन का नीचे गिरने में पानी जो है हमारा, पानी में गिरेगा तो कितना टाइम लगेगा? दैट इज फ्री फॉल, फ्रीली ड्रॉपिंग केस, यानी स्टोन जो हमारा जीरो वेलोसिटी से गिर रहा है तो h इक्वल टू 0 प्लस हाफ जी टी स्क्वायर करेंगे तो यहां से t आ जाएगा 2h अपॉन जी, और ये डायरेक्ट फॉर्मूला आ जाएगा हमारा टाइम का। और प्लस अब साउंड वेव यहां से निकल रही है और साउंड जहां से फेंका है वहीं पे सुनाई पड़ेगी, तो साउंड को कितना ट्रेवल करना है? h। तो साउंड कितना टाइम लेगी? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये टाइम लगा है स्टोन के नीचे जाने में T1 और ये टाइम लगा है साउंड के ऊपर आने में। तो अगर कोई पूछे टोटल टाइम क्या हो जाएगा, तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा T1 प्लस T2। बच्चों T1 कितना है? T1 आपके पास है और ये आ जाएगा 2h अपॉन जी आ जाएगा, और प्लस T2 कितना है? h अपॉन वी आ जाएगा। हमारा राइट आंसर आ जाएगा फर्स्ट वाला, क्वेश्चन का राइट आंसर है फर्स्ट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 नंबर पे। द एंड करेक्शन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। द एंड करेक्शन ऑफ रेजोनेंस कॉलम इज 1 सेंटीमीटर। हमको इसका एंड करेक्शन की वैल्यू गिवन है 1 सेंटीमीटर। इफ द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ रेजोनेटिंग विद द ट्यूनिंग फॉर्क इज 15। आपको पता है जब हम बात करते हैं यहां पर रेजोनेंस कॉलम, तो यहां तक तो पानी भरा हुआ है और रेजोनेंस ट्यूब दी गई है, तो पहला आपका फर्स्ट केस होता है जिसमें नोड और एंटी नोड बनेगा, यहां नोड और यहां पर एंटी नोड, ये ट्यूनिंग फॉर्क है। तो पहली लेंथ आ जाएगी हमारे पास L1 इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास λ/4। आपको मालूम है एंटी नोड से नोड λ/4 और नोड से नोड λ/2, और ये वैल्यू हमको दे रखी है 15। आपको पता है कि λ/4 इक्वल टू आ जाएगा L1 प्लस ई, क्योंकि एंड करेक्शन आ रहा है। इन्होंने ये भी बोला है कि एंड करेक्शन दिया हुआ है, तो ये वाला जो ऊपर तक है ये क्या एंड करेक्शन है, भाई थोड़ा ऊपर तक बनेगा। तो ये हमने कर लिया L1 प्लस ई, और ई की कितनी वैल्यू है 1, और L1 कितना है 15, और बेटा लैम्डा कितना हो गया 4, और लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे ये आ जाएगा 64 सेंटीमीटर। तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ रही है 64 सेंटीमीटर। अब कहता है नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ बताइएगा। अगर हम नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ की बात करते हैं तो नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ आ जाएगी हमारे पास जब हम अगली वाले की बात करेंगे बेटा, तो सेम सेम है। अगले वाले में ये कंडीशन आएगी 3 λ/4, λ/2 प्लस λ/4, तो 3 λ/4 नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ। जब आप 3 λ/4 पे आएंगे तो ये आ जाएगा L2 प्लस एक्स। नेक्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ का मतलब यहां तक तो पानी भरा हुआ है, और ये आ जाएगा L2 प्लस एक्स। तो 3/4, लैम्डा की वैल्यू 64, L2 निकालना है, ये वही 1 रहेगा, और ये 16 आ जाएगा, 48 आ जाएगा, और L2 प्लस 1 आ जाएगा। L2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 47 सेंटीमीटर आ जाएगा। बढ़िया सवाल। फर्स्ट रेजोनेंस λ/4, सेकेंड रेजोनेंस λ3 λ/4, λ/2 λ/4, एक पूरा लूप एक आधा लूप। बहुत अच्छा सवाल है, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर, हम लोग डायरेक्ट बेटा इसमें हम लोगों को केवल दोनों को मैचिंग का क्वेश्चन है, और बहुत ही अच्छा और आराम से 9 वाले की हमें लगता है कि अगर हम बात करें तो फर्स्ट में आता है पॉइंट चार्ज, है ना। तो इन्होंने बोला है कि एक्सप्रेशन इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई
इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाई पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। इनफाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर हो जाएगा एंड यूनिफॉर्मली चार्ज इनफाइनेटली प्लेट शीट हो जाएगी। तो इसमें राइट आंसर जो हमारा पॉइंट चार्ज का होता है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर आता है ना। तो ये वाला आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ये मैच कर रहा है ना। तो ये कौन सा वाला ऑप्शन आ जाएगा, थर्ड वाला। और कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला। एक और कर लेंगे तो काम बन जाएगा। तो जब हम आते हैं इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट, तो इसका मतलब अगर इनफाइनेटली लॉन्ग स्टेट चार्ज वायर हो जाएगा तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी λ/2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसका मतलब राइट आंसर कौन सा हो गया, थर्ड वाला। और सी का सेकंड वाला आ जाएगा, चेक कर लेते हैं, यूनिफॉर्म चार्ज इनफाइनेटली प्लेन शीट। तो वो हमें मालूम है, सेकंड का मतलब हो गया σ/2 एप्सिलॉन नॉट। और पॉइंट इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल, तो उसके लिए जीरो होता है, शेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो ये वाला थर्ड वाला यहां से मैच हो जाता, यहां से डायरेक्ट मैच हो जाता, हालांकि तीनों मैच कर रहे हैं। तो ये वाला आंसर हमारा थर्ड करेक्ट हो रहा है। तो 9 नंबर का आंसर आ जाएगा थर्ड। 10 नंबर पे आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि ग्लास का कॉन्केव लेंस है और कॉन्केव लेंस आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, यानी कि हमें ए म्यू जी गिवन है √2, और उसको लिक्विड में ड्रॉप करते हैं। तो आपका √3 वाला लिक्विड है, उसमें इसको हम इमर्ज कर देते हैं। तो फोकल लेंथ अगर लिक्विड में निकालेंगे आप, तो एल म्यू जी लेना पड़ेगा लिक्विड के रिस्पेक्ट में ग्लास का आर आई, और ये 2/r डायरेक्ट लगा देंगे। आपको पता है कि 1/r और 1/r होता है, 2/r कर लेते हैं, माइनस का साइन पहले ले लेते हैं। तो लेंस मेकर फॉर्मूले में 1/fl लिक्विड में फोकल लेंथ माइनस का साइन, और इसको लिखेंगे ए म्यू जी और ए म्यू एल और माइनस का 1, और दैट विल बी 2/r। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये आएगा माइनस का साइन और ये आ जाएगा आपके पास √2, और ये आएगा √3 माइनस का 1, और दैट विल बी 2/r। इसको सॉल्व करेंगे, यहां से एफ एल की वैल्यू आ रही है अप्रोक्स 3r। तो कुल मिलाकर हमारा जो राइट आंसर है वो है थर्ड, सेकंड, क्योंकि कॉन्वर्जेंट हो जाता है, प्लस में आ रहा है, कॉन्वर्जेंट हो रहा है। आपको मालूम है कॉन्केव लेंस है तो डेफिनेटली अपना ज्यादा आरआई वाले में ड्रॉप करेंगे ना, इसको लिक्विड में इमर्ज करेंगे, तो जितना आरआई लेंस का है उससे अधिक आरआई वाला लिक्विड जो होगा वहां पर उसकी फोकल लेंथ जो है वो हमारी ये चेंज हो गई, लेकिन नेचर बदल जाता है, तो नेचर कॉन्वर्जेंट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 आते हैं। 11 नंबर पे, एंड ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड ईच विद सरफेस एनर्जी ई टू ज्वाइन द सिंगल ड्रॉप। ये मर्जिंग का क्वेश्चन है, और मर्जिंग के क्वेश्चन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, मर्जिंग के क्वेश्चन में एनर्जी हमेशा रिलीज होती है, ये वाला करेक्ट आंसर है। और आपको एक बात बता दें, ये फॉर्मूला कितनी एनर्जी रिलीज होती है जब हम फाइंड करते हैं, तो बिल्कुल सही आंसर है। आपने डेरिवेशन इसका याद किया होगा फॉर्मूला, लेकिन इन्होंने कह दिया एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, तो ये गड़बड़ हो जाएगा। तो अमाउंट तो सही आ रहा है, लेकिन ये आपको अगर लर्न करना है तो मर्जिंग का ये है, और स्प्लिटिंग का यानी स्प्लिटिंग का होता है n⁻⁻³ - 1/3। तो दोनों फॉर्मूले होते हैं सरफेस टेंशन के चैप्टर में, लेकिन इस समय आंसर इसका सेकंड वाला। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा ये वाला मैच नहीं कर रहा है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 नंबर पे। द फेज डिफरेंस बिटवीन द एनी 2 पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज 90। गलत दिया है बच्चों, वेव फ्रंट पर कोई भी फेज डिफरेंस नहीं होगा, ऑल द पार्टिकल्स या ऑल द पॉइंट इन द सेम फेज। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट जो है वो हमारा रॉन्ग है क्वेश्चन नंबर 12 का, और पहला वाला रॉन्ग है, इसका मतलब ये वाला करेक्ट आंसर है। और corresponding beam of parallel ray light the wave front is plane। yes, पैरेलल बीम के लिए होता है प्लेन वेव फ्रंट, पैरेलल बीम के लिए प्लेन। तो स्टेटमेंट ये वाला ट्रू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर आ जाएगा 4। क्वेश्चन नंबर 13, when two coils are bound on each other and mutual induction जो होता है वो हमारा सबसे ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि वहां मैक्सिमम फ्लक्स चेंज आता है, इस वजह से इस कंडीशन में मैक्सिमम फ्लक्स चेंज जब आएगा तो हमारा म्यूचुअल इंडक्शन मैक्सिमम होगा। ये तो करेक्ट दिया गया है, ट्रू दिया गया है। एंड म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड अपॉन, तो ये भी हमारा 13 वाला आंसर भी बेटा, ये हमने कहा है डज नॉट डिपेंड अपॉन ओरिएंटेशन। तो ये वाला हमारा
रीजन इज ट्रू, असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। करेक्ट आंसर है 30, क्योंकि ये ओरिएंटेशन की बात कर रहे हैं, ओरिएंटेशन पे डिपेंड तो करता ही है। म्यूचुअल इंडक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल, ये गलत हो गया, यानी कि पहला आंसर हमारा पहला असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है। 13 का आंसर 30। बच्चों आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। यहां क्वेश्चन नंबर 14 में एक बात ध्यान रखिएगा, यूरेनियम 235 एटम हमारा एक बार डिफ्यूजन होने पर, एक बार फिजन करने पर 200 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी देता है। एंड नंबर ऑफ फिजन निकालने हैं, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ फिजन्स, और नंबर ऑफ फिजन्स का मतलब होता है टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी जो हमारी है वो 100 वॉट की है, और डिवाइडेड बाई एनर्जी इन वन फिजन। मिलियन को बदल दीजिएगा आप 10 की पावर -13 करके चेंज करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास अप्रोक्स 3.125, ये एक्चुअली जूल पर सेकेंड आ रहा है, वॉट का मतलब। तो नंबर ऑफ फिजन निकालेंगे तो 14 का अराउंड आंसर आ रहा है हमारा फर्स्ट वन। बच्चों देखिएगा, पावर का मतलब है टोटल एनर्जी पर सेकेंड, है ना। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 15 नंबर पर। 15 नंबर पर ध्यान दीजिएगा, आइडियल डायोड लेते हैं, और आइडियल डायोड का रेजिस्टेंस आपको नहीं होता है तो 0 दिया जाएगा। ये प्लस है और ये प्लस है, और कुल मिलाकर अगर हम देखें यहाँ पर तो आपके पास कंडीशन आ जाएगी, ये प्लस माइनस है, माइनस का दिया हुआ है, लेकिन ये प्लस दिया हुआ है, और ये 1000 दिया, ये 100 ओम गिवन है, तो ये एक्चुअली हमारा ये लो पोटेंशियल पर आ जाएगा, और ये हाई पोटेंशियल पर अनबाइज। माइनस तो दिया है, लेकिन आपके पास यहाँ पर ना डायोड में माइनस देखिए, इससे कोई लेना देना नहीं। बैटरी देखिए, सेल देखिए, प्लस ये, तो ये भी प्लस, पी भी प्लस और एन भी प्लस, लेकिन ये बड़ी बैटरी है और ये छोटी बैटरी है ना, माइनस से कोई लेना देना। और ये वाली हो जाएगी लो पर, और ये वाली हो जाएगी हाई। तो हाई कौन सी है आपकी? एन टाइप। एन टाइप समझते हैं, अगर हम पीएन जंक्शन में एन को करते हैं हाई पर, और हमारा जो ये है पी वाला जो हमारा है वो लो पर आ जाता है, तो ये हो जाता है हमारा एक तरीके से रिवर्स बाइस की कंडीशन है, तो करंट हो जाएगी 0। 15 का राइट आंसर आ जाएगा हमारा, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। पहला वाला जो गेट दिया है बच्चों, फर्स्ट वाला जो गेट दिया है वो हमारा नॉर है, ये वाला गेट नॉट की तरह बिहेव करेगा, और ये नॉट है, तो दोनों ही एक दूसरे को कैंसिल नलीफाई कर देंगे। नॉट नॉट कैंसिल हो जाएगा, नॉर बचेगा, कॉम्बिनेशन नॉर की तरह वर्क करेगा। 16 का आंसर है सेकंड, क्योंकि यहाँ पर नॉट, ये नॉट की तरह वर्क कर रहा है नैंड, और ये नॉट है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पे। क्वेश्चन नंबर 17 में वर्क फंक्शन ऑफ अ मेटल 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 फोटोन ईच हैविंग एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 फोटोन ईच ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इससे कोई लेना देना नहीं है, हर फोटोन की एनर्जी 8 से ज्यादा होगी तभी इमिशन होगा। इसका मतलब कांट इजेक्ट, बिल्कुल करेक्ट दिया हुआ है। यहाँ पर एच की वैल्यू लेस देन डब्ल्यू आ गई है ना, तो ये ट्रू दिया हुआ है। एंड मोर देन वन फोटोन कैन नॉट कोलाइड साइमल्टेनियसली विद इलेक्ट्रॉन, ये भी आइंस्टाइन का कॉन्सेप्ट है, एक बार में एक ही फोटोन हिट करता है इलेक्ट्रॉन को। इसका मतलब है कि करेक्ट हमारा ये भी है, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बिल्कुल सही आंसर है। 17 का सही आंसर है फर्स्ट वाला। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच। आगे का पोर्शन हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मिनिमम एंगल डेविएशन इज 30 डिग्री फॉर hollow prism filled with liquid, ray of light reflected angle 30 degree, the refractive index of liquid is। किसी द्रव से भरे हुए खोखले प्रिज्म का अल्पतम विचलन को 30 है, प्रकाश की किरण 30 डिग्री कोण पर अपवर्तित होती, तो द्रव का अपवर्तनांक क्या होगा? तो बोलिए मिनिमम एंगल के लिए प्रिज्म जो एंगल होता है ए इज इक्वल टू कितना होता है? 2r होता है। 2r का मतलब ये हो गया 30 यानी कि 60 डिग्री हो गया। अब हमें यहां पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2 अपॉन साइन ए बाई 2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ जाएगा? साइन 60 प्लस
डेविएशन एंगल कितना हो गया 30/2 अपॉन साइन 60/2, ये हो जाएगा साइन 45 यानी कि 1/√2, साइन 30 1/2, तो 2/√2 आ गया, यानी कि आंसर कितना मिल गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 आंसर आ गया बच्चों, √2 आंसर आ गया। नेक्स्ट, अच्छा ये देखो एनसीईआरटी के पेज नंबर 234 पे गिवन है, तो इसका आंसर जो है इसी फार्मूले से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। करेक्ट टू शो बबल रेडियस R1 R2 gases in vacuum in isothermal state, resultant radius R of bubble will be। R1 R2 के दो साबुन के बुलबुले समतापीय अवस्था के अंतर्गत निर्वात में जोड़ते हैं तो परिणामी बुलबुले की त्रिज्या बताइए। आइसोथर्मल स्टेट का मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब पीवी बराबर कांस्टेंट हो गया, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब दो बुलबुले हैं तो दो बुलबुले की हो जाएगा P1 V1 प्लस P2 V2 इज इक्वल टू पीवी हो जाएगा रिजल्टेंट के लिए। तो अब इसमें वैल्यू लगा दो, बस ये सोप बबल है, सोप बबल के अंदर का इनसाइड प्रेशर बच्चों होता है 4T/R, 4T/R1, इसका वॉल्यूम हो जाएगा 4/3 पाई R1 क्यूब, PT और P2 हो जाएगा 4T/R2 और ये हो जाएगा 4/3 पाई R क्यूब, और रिजल्टेंट के लिए हो जाएगा 4T/R और 4/3 पाई R क्यूब। तो अब 4T तो कॉमन लेके कैंसिल ही कर दो, एक R1 यहां से 4 3 पाई ये भी कैंसिल कर दो बच्चों, ठीक है, एक R1 ये R1 स्क्वायर बचेगा, ये R2 स्क्वायर बचेगा और ये R स्क्वायर आ जाएगा, तो R हमें मिल जाएगा अंडर रूट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, तो ये सेकंड आ गया, सेकंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों। कह रहा है कि y is equal to a sin omega x by v minus omega k in given equation where omega angular velocity, v is linear velocity, x distance and dimensional formula for k। दिए गए समीकरण में y बराबर गिवन है ये, k की विमा क्या होगी ओमेगा कोणीय वेग है। देखो साइन के अंदर जो भी होता है वो डायमेंशन लेस होता है, तो ओमेगा के एंगल है ये डायमेंशन लेस हो जाएगा, इसमें k पूछा है, k इज इक्वल टू हो जाएगा 1/ओमेगा, ओमेगा का होता है 2 बाई, ओमेगा क्या होता है 2 टी ऊपर चला गया तो t ही मिल जाएगा हमें, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी t-1 तो t आंसर आ जाएगा, इसका सेकंड ऑप्शन इसका बच्चों मैच हो रहा है। इसके बाद आगे चलते हैं। In a satellite, if time of revolution t, then kinetic energy proportional to। उपग्रह में यदि परिक्रमण काल t हो तो गतिज ऊर्जा क्या होगी। देखो हमें मालूम है t स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू r क्यूब होता है, ठीक है, तो r प्रोपोर्शनल टू t की पावर 2/3 हो जाएगा। अब काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू 1/r होता है, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे r की जगह t की पावर 2/3, तो k प्रोपोर्शनल टू ऊपर ले जाओगे -2/3 आ जाएगा, इससे ऑप्शन नंबर 4 मैच हो रहा है बच्चों, कोई इसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ये देखो काइनेटिक एनर्जी GMA/2r होता है, मतलब r होता है, यही r हमने लिखा है h प्लस r की जगह, तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू r हो गया। The instantaneous current from an AC source I is equal to 10 sin 256t ampere। The average value of current for positive half cycle। एक प्रत्यावर्ती धारा स्रोत धारा तात्कालिक धारा I 10 sin 256t एम्पियर है, तब धनात्मक आधे चक्र के लिए धारा का औसत मान निकालना है, तो इसमें I नॉट मैक्सिमम करंट की वैल्यू 10 हो गई और हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू होता है 2I0/पाई, I0 10, पाई की वैल्यू 3.14, तो 3 त्रिका लगभग 6 पॉइंट समथिंग के अबाउट ये आ जाएगा बच्चों। देखो अगर हम ये 3 माने 3 त्रिका 9 9 3 बार जाएगा, 3 दूनी 6 है ना, तो मतलब 6 के आसपास लगभग आ जाएगा, यानी कि लगभग ये आ जाएगा 6.37 एम्पियर, यही आंसर मैच करेगा बेटा। आगे चलते हैं।
If a bar magnet cut into two equal halves, then magnetic dipole moment of each part is half that of the original magnet. और magnetic dipole moment is the product of pole strength and magnetic length. इधर यदि किसी दंड चुंबक को दो बराबर भागों में काटा जाए तो प्रत्येक भाग का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण मूल चुंबक का आधा होता है और चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण ध्रुव शक्ति चुंबकीय लंबाई के गुणन है। ये बच्चों देखो जरा ध्यान दो, जैसे सपोज दैट हम यहां पर एक ये मैग्नेट ले लें, ठीक है, अब इसको दो हाफ में कट कर दें तो लंबाई आधी हो जाएगी। अब मैग्नेटिक मोमेंट होता है m इंटू एल। जब लंबाई दोनों की आधी हो गई तो बच्चों दोनों का मैग्नेटिक मोमेंट भी आधा हो गया, क्योंकि लेंथ आधी तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हाफ हो गया। तो पहला तो सही हो गया। अब मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट प्रोडक्ट होता है पोल स्ट्रेंथ, तो ये भी सही है और ये एक्सप्लेन भी कर रहा है, लेकिन ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो बोथ असर्शन रीजन ट्रू हो जाएगा, यानी कि पहला ऑप्शन हम लोगों को ये मिल जाएगा। नेक्स्ट करें फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बीडी। बीडी के बीच विभवांतर कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों जरा ध्यान दो। बीडी पॉइंट ये दोनों है, इनके बीच हमें पोटेंशियल निकालना है तो इनके बीच में करंट मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए यहां पे करंट फ्लो करा दो, आई निकालो। आई बराबर वी बाई रिजल्टेंट रेजिस्टेंस, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ये 3 एम्पियर करंट आ गई। अब बीडी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस निकालो, आई आर, तो आई 3 है और रेजिस्टेंस 2 2 4 हो गया, 12 वोल्ट बच्चों आंसर आ गया। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, a body of mass 3 kg is under force which covers displacement in time t given by s is equal to t cube by 3. Find work done by force in first 2 सेकेंड। 3 kg के पिंड पर बल लगाने से उत्पन्न विस्थापन का समीकरण s बराबर t क्यूब बाई 3 मीटर है। इस बल द्वारा प्रथम 2 सेकंड में कार्य होगा। वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, वेलोसिटी निकालो, ds बाई dt, तो ये आ जाएगा 3t स्क्वायर बाई 3, यानी कि t स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब पहले 2 सेकंड में अगर हम t बराबर 0 रखेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ t 0 पे v0 मिल जाएगा, और t बराबर 2 सेकंड रखेंगे तो फाइनल वेलोसिटी 2 रखेंगे 4 मिल जाएगा, तो वर्क डन हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर। फाइनल है, इनिशियल 0 है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम जानते हो ना, वर्क एनर्जी थ्योरम से वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो मास कितना हो गया 3 और वीएफ कितना हो गया 4, स्क्वायर कर दो तो 16 3 48 बटे 2 24 जूल आ गया, 24 जूल। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बच्चों, ठीक है। इसके बाद हाँ, अब ये देखो वर्क एनर्जी थ्योरम दिया हुआ है तुम्हारे एनसीईआरटी में पेज 76 पे, इसी से क्वेश्चन बना है। Two parallel plate capacitor AB having same plate separation shown figure connected through battery, then ratio of energy density in A to B respectively. दो समांतर प्लेट संधारित्र AB जिनकी धारिता 2cc है, दोनों संधारित्रों के प्लेटों के बीच की दूरी बराबर है, चित्रानुसार बैटरी से जुड़े हैं, तो AB प्लेटों के बीच ऊर्जा घनत्व बताओ। तो U प्रोपोर्शनल टू, या ऐसे कर लो, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर एनर्जी डेंसिटी, और E प्रोपोर्शनल टू यू वी होता है, तो एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो गया। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल का स्क्वायर, तो यू प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर लिख सकते हैं। अब एनर्जी डेंसिटी निकालना है तो यहाँ V1 पोटेंशियल मान लो, यहाँ V2 मान लो, ठीक है। अब ये V1 V2 कैसे निकालेंगे, यहाँ पे चार्ज कांस्टेंट होगा तो C प्रोपोर्शनल टू 1 हो जाएगा। तो इसमें हम लोग को फार्मूला मालूम है, अगर V1 निकालना है तो दूसरे की कैपेसिटी ले लो, सेकंड की कैपेसिटी और टोटल कैपेसिटी और इनटू V, ये पोटेंशियल आ गया V1 यानी कि V/3 आ गया। तो दूसरे का कितना हो जाएगा V माइनस V/3, 2V/3 हो जाएगा। अब यहां पे रख दो तो U1/U2 आ जाएगा V1/V2 का होल स्क्वायर। V1 आ गया V/3, V2 आ गया 2V/3, इसका होल स्क्वायर, 3 कैंसिल, B कैंसिल, 2 2 जा 4, 1 4 आ गया, यानी कि इसका फोर्थ ऑप्शन
राइट ऑप्शन बन गया। 26 का 4 आ गया बच्चों, क्लियर। इसके बाद a body is projected with certain velocity at an angle with horizontal kinetic energy body plotted against the height h of body above the point of projection is shown by which graph। एक पिंड क्षैतिज से किसी कोण पर किसी चाल से प्रक्षेपित किया जाता है, तो प्रक्षेपण बिंदु से ऊपर किसी पिंड की गतिज ऊर्जा और ऊंचाई के बीच ग्राफ खींचा गया। तो गतिज ऊर्जा और ऊंचाई, देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होती है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, है ना। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, टोटल एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। अब जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी टोटल काइनेटिक कम हो जाएगी, है ना। तो अब चूंकि ऊपर से ग्राफ खींचा गया है तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, और जैसे जैसे पार्टिकल हाइट कम होगा पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इससे ग्राफ कौन सा मिल रहा है, ये हो नहीं सकता है, ये ग्राफ टेढ़ा जा रहा है, टेढ़ा होगा नहीं कोई ग्राफ। तो ग्राफ केवल पहला ही यहां पर बच्चों बन सकता है ना। जैसे जैसे हाइट बढ़ेगी, हाइट बढ़ने पर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, तो लीनियर ग्राफ होगा। देखो हाइट बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी का ग्राफ धीरे धीरे नीचे आएगा, तो लीनियर ग्राफ आ जाएगा। तो आंसर पहला ही इसमें बच्चों मैच कर जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर शोन इन फिगर, द स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है। सरल आवर्त दोलित के लिए स्थितिज ऊर्जा और स्थिति का ग्राफ चित्रानुसार दिखाया गया है, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालिए। अब बच्चों इसमें सीधे लगाओ, u इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर। तो हाफ के एक्स स्क्वायर में देखो पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ की कहां से कहां तक है, पोटेंशियल एनर्जी यहां से यहां तक है और यहां से यहां तक है, यहां तक 0.04 जूल, यहां पर 0.01 है। तो टोटल माइनस 0.01 करेंगे तो ये पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी 0.03, तो ये मिलेगा 0.03 हाफ के निकालना है। और यहां पे डिस्प्लेसमेंट है 20 mm, 20 इंटू 10⁻³ का होल स्क्वायर करो, और इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, कितना आएगा देखो, ये 2 इधर ले आओ, 2 इंटू 0.03 के एक जीरो खत्म हो जाएगा, 4 इंटू 10⁻⁻⁴ आएगा, इधर ले आओ, तो 2.03 10⁻⁴/4, 2 2 जा 4 हो गया, और इससे मिलेगा ये 300। ये देखो दो जीरो मल्टीप्लाई करेंगे फिर 300/2 150 आएगा, 150 का मतलब 1.5 इंटू 10⁻² न्यूटन पर मीटर। ये सेकेंड ऑप्शन बच्चों मैच कर रहा है, इसका सेकेंड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये क्वेश्चन ये पेज नंबर 268 पे देखो, ये आर्टिकल से लिया गया है। नेक्स्ट, सीधा सीधा मतलब फार्मूला ही हाफ के एक्स स्क्वायर है, इसी में रखा गया। नेक्स्ट है, फोर्स F acting on body depends on displacement as F proportional to s की पावर -1/3। The power delivered by force will depend on displacement। किसी वस्तु पर कार्यरत बल है जिसके विस्थापन इस पर संबंध F है, इस बराबर -1 निर्भर करता है, तो F के द्वारा दी गई शक्ति विस्थापन किस प्रकार निर्भर करेगी। देखो बेटा, अब यहां पर अगर पावर निकालना है तो पावर होता है F इंटू V, तो वेलोसिटी निकालना पड़ेगा। तो इसको लगाओ, F इज इक्वल टू ma, a की जगह V dV/ds s की पावर -1/3। तो V dV प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 ds, इंटीग्रेशन कर दो, तो v²/2 प्रोपोर्शनल टू s की पावर -1/3 + 1 और -1/3 + 1। तो v² प्रोपोर्शनल टू, ये सब कांस्टेंट है, हटा दो 3, तो s की पावर 3 - 1 2/3 आएगा, तो v प्रोपोर्शनल टू s की पावर 1/3 आ जाएगा। अब पावर निकालना है तो F इंटू v होता है, तो फोर्स प्रोपोर्शनल टू है s की पावर -1/3 और वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू निकाला है 1/3। पावर माइनस प्लस कट के 0 हो जाएगा, तो यहां पर जो पावर है वो प्रोपोर्शनल टू s की पावर 0 बनेगा, यानी कि फोर्थ आंसर इसका बच्चों मैच कर रहा है।
फोर्थ ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ये देखो F इंटू वी पेज नंबर एनसीईआरटी में 83 पे है। यही F इंटू वी हम लोगों ने डायरेक्ट लगाया। मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट ओ, दिए गए चित्र में बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र। बिंदु O कहां है भैया? ये है, और ये रेडियस ए है, ये करंट आई जा रही है। तो अब यहां पे एक वायर ये है, इस वायर के सीध में पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड डेवलप नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड एक इस सेमी सर्कुलर वायर की वजह से होगा और एक इस वायर की वजह से। तो सेमी सर्किल की वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? फार्मूला होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर, और ये वाला एंगल पाई। और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ये जो इनफाइनाइट वायर गया है, तो इनफाइनाइट वायर के थ्रू यहां पर फील्ड होगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा, ये 90 हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड होगा भाई। वो फार्मूला लगाते हैं म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो ये वायर है तो अल्फा 90 हो गया, बीटा है ही नहीं दूसरी तरफ। अब डायरेक्शन देखो, इसके थ्रू ये करंट इधर जा रही है और इसमें इधर जा रही है, तो अगर इसके थ्रू यहां डायरेक्शन निकालेंगे तो थंब को करंट की डायरेक्शन में करो तो ये इनवर्ड निकलेगा, और इसके थ्रू भी इनवर्ड निकलेगा, यानी कि दोनों फील्ड सेम डायरेक्शन में। तो ऐड कर दो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन ए पाई म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाई ए। तो ये कितना आ गया? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कॉमन ले लिया, आई बाई ए भी कॉमन ले लिया, अंदर मिलेगा पाई प्लस 1। ये आंसर आएगा। आंसर तुम्हारा पहला मैच कला है, फर्स्ट आंसर इज द राइट ऑप्शन। ये देखो फार्मूला सीधा सीधा लगा है, पेज नंबर 133 पे गिवन है। चलो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आर डी सर कराएंगे। So hello students, welcome to all of you. Now we are going to discuss 18 September full syllabus test from question number 31. इसके पहले वाले आप लोग सर लोगों से देख चुके हैं। तो 31st वाला क्वेश्चन है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। A rectangular coil of 20 turns and area of cross section 25 square centimeter has a resistance of 100 ohm. Magnetic field which is perpendicular to the plane of the coil changes at a rate of 1000 Tesla per second. The current in the coil is. तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये कोई रेक्टेंगुलर कॉइल है और इसका एरिया दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। तो इसको पहले हम मीटर में बदल लेंगे क्योंकि सारी यूनिट्स मीटर में ही होती हैं। मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द कॉइल है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर क्रॉस कर रही है, एंड इट इज नॉट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है। और दिया हुआ है कि dV बाई dt इज इक्वल टू 10 to the power 3 1000 टेस्ला पर सेकेंड। अब इसमें करंट पूछी जा रही है, तो करंट हम लोग कैसे निकालेंगे? तो करंट ऐसे निकालेंगे कि फैराडेज लॉ लगाएंगे, और फैराडेज लॉ होता है E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी। और आपको मालूम है कि माइनस एन, ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स है ये बी डॉट ए होता है, तो b इंटू ए और कॉस जीरो, क्योंकि दोनों के बीच में एंगल जीरो है, तो यहाँ पे हम रख देंगे d बाई डी टी ऑफ बी ए। अब एरिया तो चेंज नहीं हो रहा है, वो बाहर आ गया, माइनस एन ए डी वी बाई डी टी। और फिर हमें तो करंट चाहिए, तो करंट हो जाएगी E बाई आर।
और ई मेरे पास अगर हम मैग्नीट्यूड वाइज चलें एन ए अपॉन आर इंटू डी वी बाई डी टी। हमने माइनस साइन इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि माइनस साइन सिर्फ ये बताता है ईएमएफ का कि वो किस डायरेक्शन में करंट जाएगी, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। तो खाली वैल्यू चाहिए हमें। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। 20 टर्न्स और एरिया है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ और रेजिस्टेंस है 100 और dB बाई dt की वैल्यू 1000 दी गई है। तो 1000 10⁻3। अब देखिए 10⁻3 है और नीचे 100 है, तो अब क्या बनेगा, काट दीजिए। ये मेरे पास एक जीरो काट दीजिए और 25 दूना 50 हो गया। 25 दूना 50 तो 5, 50 का भी जीरो इससे काट दिया, ये पूरा हो गया इंटू 10⁻⁻1 यानी 0.5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। 0.5 एम्पियर की करंट इसमें फ्लो होगी। थर्ड आंसर इसका आ जाएगा। माइनस साइन अगर ये दिया रहता कि फील्ड इंक्रीज कर रही है या डिक्रीज कर रही है तो उसको यूज करके हम डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर सकते थे, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज। करंट निकालनी है, डायरेक्ट हम लोगों ने निकाली। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये करंट है आई, देयर इज ए करंट, मैं लिख देता हूं। करंट है I इज इक्वल टू 4 + 5t और मुझे t बराबर 0 से t बराबर 2 सेकेंड तक चार्ज चाहिए। तो बेटा आप जानते हो कि I बराबर dq बाई dt होता है और dq बराबर हो जाएगा I dt। और अगर एक पर्टिकुलर टाइम में मुझे जैसे 0 से 2 तक में चार्ज निकालना है तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो Q बराबर I और T की जगह I की जगह रख देंगे 4 + 5t और इंटू dt। इट इज ए वेरी सिंपल इंटीग्रेशन। तो 4t + 5/2t² और वैल्यू गोज फ्रॉम 0 to 2। अब एक बार 2 रखेंगे तो 8 और फिर 2 रखेंगे तो ये 10। 0 0 रखने पे दोनों टर्म 0 हो जाएंगे। तो 18 कूलम का चार्ज 18 कूलम का चार्ज इससे जाएगा। देयरफॉर आंसर सेकंड आएगा। तो इस बार का एफएसटी थोड़ा सा इजी बनाया गया है क्योंकि पता नहीं 26 का पेपर कैसा आएगा। कभी कठिन आ जाता है जैसे 25 का आया था, कभी सरल आ जाता है। क्योंकि एनटीए अनप्रेडिक्टेबल है तो वी विल प्रैक्टिस ऑल टाइप्स ऑफ पेपर्स। तो कुछ अच्छे क्वेश्चन वाले पेपर्स थे जो कठिन थे और ये पेपर थोड़ा सा आसान बनाया गया है। देखो ये हमारे पास टर्म है 12ε0E² और बेटा ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड की एनर्जी डेंसिटी होती है। और अगर एनर्जी डेंसिटी होती है तो यानी इसकी डायमेंशन होगी एनर्जी की डायमेंशन अपॉन वॉल्यूम। और एनर्जी की डायमेंशन हम जानते हैं ml² T-2 होती है और वॉल्यूम की L³ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ml-1 T-2 जो कि पहला वाला ऑप्शन है। बाकी कोई मैच नहीं कर रहा है। इट इज़ द इजीएस्ट वे अगर आप इसको पहचान जाए। अदरवाइज थोड़ा लंबा वे होगा कि ε0 की वैल्यू रखो, ई की वैल्यू रखो, तो उससे भी निकल सकता है, बट क्या फ़ायदा, ये ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अर्थ ग्रेविटेशनल का क्वेश्चन है। अर्थ की रेडियस दी है 6000 किलोमीटर
और सरफेस से, सतह से 6000 किलोमीटर की ऊंचाई पर पिंड का भार हो जाएगा, हाफ, 1/4, 1/3। तो मान लीजिए यहाँ पर भार W है, ये mg के बराबर होगा, और कुछ हाइट पर भार ये W डैश है, और ये mg डैश के बराबर होगा, जो यहाँ पर हाइट होगी, जो यहाँ पर g की वैल्यू होगी। तो W डैश अपॉन W इज इक्वल टू mg डैश अपॉन mg। तो m से m तो कट जाएगा, तो W डैश अपॉन W इज इक्वल टू, अब G डैश यानी h हाइट पर G की वैल्यू, तो ये हम लोग जानते हैं h हाइट पर G की वैल्यू होती है G R अपॉन R प्लस H का स्क्वायर, और नीचे G आ जाएगा, ये कट गया। तो W डैश अपॉन W इज इक्वल टू R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर R प्लस, अब देखो यहां से जो R है वही H है, तो मैं न्यूमेरिकल 6000 और 6000 प्लस चाहो तो चलो मैं वैसा ही कर देता हूँ, वैल्यू ही रख देता हूँ। तो रेडियस है 6000 और H भी 6000 है, और इसका स्क्वायर। तो जब इसको हम करेंगे तो देखो ये 6000 है, ये 12000 है, तो W डैश अपॉन W बराबर 1/4 हो जाएगा। तो W डैश बराबर W/4, यानी ये वाला वेट इसका 1/4 हो रहा है। तो आंसर सेकेंड ऑप्शन आ जाएगा इसका, और यही दिया भी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, काफी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, ये मेरे पास रजिस्टिविटी है, और रेडियस हमने मेजर कर लिया, R मेजर कर लिया, L मेजर कर लिया। तो इसमें परसेंटेज एरर निकालनी है। आप अगर अपना टेस्ट पेपर देखें तो यहाँ पर सब जगह बेटा ये प्लस माइनस मिसिंग है, ये प्लस माइनस मिसिंग है, तो उसको हम ठीक कर लेते हैं। पेपर में ठीक था, स्लाइड में नहीं है। तो परसेंटेज एरर इन रो इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इज इक्वल टू पाई, तो कांस्टेंट है, 2 डेल्टा R अपॉन R प्लस डेल्टा R अपॉन कैपिटल R और प्लस डेल्टा L अपॉन L। ये न्यू डिनोमिनेटर में भले ही है, लेकिन हम जानते हैं कि परसेंटेज एरर मैक्सिमम निकालते समय हम हमेशा प्लस ही लेते हैं। तो 2 डेल्टा R मेरे पास ये है 0.02 अपॉन 24, और प्लस डेल्टा R ये है मेरे पास, ये 10 भी नहीं है, ये 1.0 इधर है, यहाँ 10 है। मैं पेपर में देखता हूँ क्या है, 10 है डेल्टा R। वन से आंसर आ रहा है, 1.0 इंग्लिश वर्जन सही है, हिंदी वर्जन गलत है। और ये 0.24 है, ये 1/30 है, और डेल्टा L 0.01 अपॉन 4.80 है। और आप इसको क्या करिए कि 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि परसेंटेज एरर चलनी है।
तो ये कट जाएगा, और जब 100 इधर आएगा तो 4/24 ये हो गया, और प्लस 1/30 हो गया, और ये 1/480 हो गया, और इसको आपको 100 से मल्टीप्लाई करना है। और जब आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, देखिए मैं इसमें से गेस करता हूँ। ये 100, ये 6 हो गया है। देखिए पहला टर्म 100 इंटू 4/24, तो पहला टर्म 100/6 हो जाएगा करीब। दूसरा टर्म 100/30 हो जाएगा, और तीसरा टर्म 100/480 हो जाएगा। तो देखो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये लगभग 3.3 आएगा, और ये जब 6 से डिवाइड करेंगे हमारे पास तो ये लगभग 6.6 आएगा। तो 6 3 9, और ये तो डेसिमल में आएगा, तो 9% के आस 100/6, तो ये लगभग 16 आएगा। ये लगभग 16 आएगा, 100/6 है तो ये 16 आएगा, ये लगभग 3 आएगा, तो ये 19 हो गया, और ये जोड़ के 20 के आसपास आंसर आएगा। एग्जैक्ट भी 20 आ रहा है, लेकिन आपको डेसिमल के बहुत लंबे समय तक डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, आप आराम से इसको कर सकते हैं। 36 क्वेश्चन में एक इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ मूव कर रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन है और ये इधर मूव कर रहा है, इधर इसकी वेलोसिटी है, और परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग है, इस तरफ बी है। तो इलेक्ट्रॉन पर लगने वाले फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? तो मेरे पास फोर्स होता है F बराबर माइनस प्लस QV क्रॉस B। तो जब भी वेक्टर फॉर्म लेते हैं तो हमेशा साइन के साथ लेते हैं, तो माइनस EI×J, खाली डायरेक्शन ले रहे हैं, और I×J K होता है, तो ये माइनस समथिंग माइनस K के प्रोपोर्शनल होगा, यानी फोर्स इस पर निगेटिव जेड एक्सिस के अलोंग लगेगा। सीधे सीधे आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से भी चल सकते हैं। जैसे ये एक्स एक्सिस है, इलेक्ट्रॉन चल रहा है, तो करंट इधर बनेगी, तो हमारे पास ये करंट है और फील्ड ऊपर है, तो फोर्स माइनस जेड एक्सिस की तरफ आ जाएगा। ये ट्रांसफार्मर का क्वेश्चन है। देखो दिया हुआ है, पढ़ लो पहले क्वेश्चन, हिंदी अंग्रेजी दोनों में। प्राइमरी नंबर ऑफ टर्न्स NP है, और सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स 5000 हैं, और 20 वोल्ट 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी है, तो ये प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी है, और यहाँ 20 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की है। तो कहते हैं कि यहाँ जो पोटेंशियल होगा उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, और वो होगा कितना। तो देखो बेटा, फ्रीक्वेंसी तो वही रहेगी, जिस रेट से इसमें फ्लक्स चेंज होगा उसी रेट से इसमें भी होगा। तो आउटपुट वोल्टेज की भी फ्रीक्वेंसी 50 ही होगी, तो पहला और दूसरा तो गलत ही हो गया। और फिर आप सेकेंडरी वोल्टेज निकाल सकते हो, ES/EP इज इक्वल टू NS 5/NP यानी 500। तो ES बराबर 200 वोल्ट आ जाएगा, तो डेफिनेटली फोर्थ वाला आंसर आएगा इसका। ये भी एक इजी क्वेश्चन था। आइए नेक्स्ट, ये दिया हुआ है NCERT के, यहाँ से था, इसके पहले वाले क्वेश्चंस का क्लिप्स, ये PYQ मॉडिफाइड था तो नहीं दिया गया,
ये एक्सपर्ट ने बनाया था। तो मोस्टली क्वेश्चन इसमें सरल सरल रखे गए और ज़्यादातर पुराने PYQ से रखे गए और साथ में कुछ मॉडिफाई कर दिए गए, वो NLI एक्सपर्ट के नाम से आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक छड़ को ऐसे लटका दिया गया है और ये छड़, ये रॉड या जो भी है, ये वेटलेस नहीं है, इसका मास मान लीजिए m है। तो बेटा टेंशन की जो वैल्यू होगी, जो टेंशन की वैल्यू होगी वो हर पोर्शन में डिफरेंट होंगी। जैसे अगर हम नीचे से y डिस्टेंस पर टेंशन निकालें, इस पूरी रॉड की लंबाई L है और रॉड की मास m है, तो यहाँ पर टेंशन क्या होगा, जो नीचे वाला वेट होगा। ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो Ty हम लिखेंगे, तो Ty बराबर हो जाएगा इस नीचे वाली रॉड का वेट, यानी m/L इंटू वाई। अब यहाँ पे एक पर्टिकुलर एलिमेंट लिया, इसकी लंबाई dy है, तो इसकी लंबाई में क्या चेंज आएगा, एक्सपेंशन ही पूछ रहा है। तो एक्सपेंशन होता है, मान लिया इस dy लेंथ में एक्सपेंशन dl है, तो dl बराबर हो जाएगा टेंशन एट y मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और अपॉन यंग मॉडुलस और इनटू लेंथ ऑफ दिस पोर्शन। तो ये दिस इज dy, तो ये आ गया, टेंशन आ गया m/L y बाई a और dy अपॉन y। तो इसमें से m/LA तो कांस्टेंट है, m/LA कांस्टेंट है, ये है y dy। अब आपको अगर किसी भी पोर्शन में हमारे पास निकालना है एक्सपेंशन कितना होगा, जैसे मान लीजिए आपको नीचे के आधे वाले भाग में निकालना है, तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे m/LAy इंटीग्रल 0 से L/2 y dy। तो ये एक्सटेंशन नीचे वाले आधे भाग में होगा और ऊपर वाले हाफ पोर्शन में होगा L/2 से L और y dy। तो यहां पर जब कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास क्लियर है कि सिर्फ नीचे या सिर्फ ऊपर में नहीं होगा, ये कहीं पे भी पोर्शन लो, सबकी लंबाई में एक्सपेंशन होगा। एक्चुअली इस क्वेश्चन को बनाने का एक तरीका, ये कारण ये था कि पढ़ाते समय टीचर हमारे जो शॉर्टकट बताते हैं वो अक्सर ऐसे करते हैं, जैसे पूरी रॉड में एक्सपेंशन निकालना है तो कहते हैं रॉड का सेंटर ऑफ मास ये है, तो वेट यहां से लगेगा, तो वो टोटल एक्सटेंशन निकाल देते हैं, वेट जो mg होता है और डिवाइडेड बाय एरिया यंग मॉडुलस, और चूंकि ये आधी लंबाई पे लग रहा है तो L/2 ले लेते हैं। तो ये हमारे पास एक अप्रोक्सीमेटेड और ट्रिक है कि आप पूरा एक्सपेंशन L की जगह पे L/2 लेके कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे वाले पोर्शन में एक्सपेंशन होता ही नहीं है। तो एक्सपेंशन दोनों में होता है, तो ओनली लोअर हाफ या ओनली अपर हाफ वाले आंसर नहीं होंगे। और इसको आप कैलकुलेट करके देख सकते हो कि ये दोनों एक्सपेंशन बराबर भी नहीं होंगे, ये दोनों एक्सपेंशन बराबर भी नहीं होंगे। इसका इंटीग्रल y² बाई 2 आएगा
तो 2 बाहर ले लो, तो ये आएगा एल स्क्वायर माइनस एल बाई 2 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा टर्म 3l स्क्वायर बाई 4। और अगर ये वाला निकालेंगे तो ये खाली l बाई 2 और 0 करेंगे तो ये वाला इंटीग्रल 0 से l बाई 2 के लिए एल स्क्वायर बाई 4 ही आएगा। यानी ऊपर वाले पोर्शन का एक्सटेंशन ज्यादा होगा, नीचे वाले का कम होगा, और बेसिकली ये रेशियो 1:3 का होगा। तो दोनों होंगे लेकिन बराबर नहीं होंगे, दोनों हर पोर्शन में होगा। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि ऊपर वाले पोर्शन में टेंशन, हम सीधे इसको मतलब इतना कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी आंसर के लिए, मैं तो डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ। आप ऐसे समझो, पहली बात तो एक्सपेंशन दोनों में होगा, क्या यहाँ पे नहीं होगा? क्योंकि वेव मास तो सब जगह है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। और ऊपर वाले में ज्यादा होगा क्योंकि यहाँ पे टेंशन ज्यादा है, तो बराबर और दोनों आधे भागों में नहीं होंगे, और इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला आ जाएगा। क्वालिटेटिव पेपर था, एक बार समझा दिया है तो अगली बार आपको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है, बस खाली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था। 39 चित्र इधर बना है, इधर नहीं बना है। दो बॉडीज हैं, एक 2 kg की है और एक 1 kg की है। 1 kg वाली एक्स डायरेक्शन में चल रही है, 2 kg वाली वाई डायरेक्शन में चल रही है, और सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी होती है m1v1 प्लस m2v2 अपॉन m1 प्लस m2। तो 1 इंटू आई कर लो क्योंकि ये स्पीड 1 आई है, और 2 इंटू 2j कर लो, और नीचे 3 कर लो, तो मेरे पास आ जाएगा आई प्लस 4j बाई 3। तो मैग्नीट्यूड इसका हो जाएगा 1/3 और अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो अंडर रूट 17/3। तो फोर्थ वन इज द आंसर। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, इसी तरीके से एक्सेलेरेशन का भी होता है। डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन था, ये फॉर्मूला दिया हुआ भी है एनसीईआरटी में। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और एक वायर है। आपको चाहिए कि देखते समय, चूंकि रिकॉर्डिंग होती है, अगर आपने पेपर दिया है तब तो ठीक है, और नहीं तो वीडियो को पॉज करके पहले क्वेश्चन को रीड कर लें और फिर समझाएं। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, ये ऊपर की ओर है, शो की गई है, और एक वायर को ऐसे जोड़ दिया गया है और इसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, करंट आई फ्लो कर रही है, और दोनों पोर्शन ए बी और बी सी एल है। तो हमारी ट्रिक ये है कि अगर यूनिफॉर्म फील्ड हो तो आप एंड पॉइंट को ऐसे जोड़ दीजिए, और जो वाला फोर्स इस वर्चुअल वायर में होगा वही टोटल होगा। तो इस पर फोर्स निकालेंगे तो आई बी, और ये एल है, ये एल है, ये 90 डिग्री का ट्रायंगल है, तो ये हो जाएगा L√2 और साइन 90, क्योंकि करंट और उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो आंसर आ जाएगा आई बी L√2। तो सेकंड वाला आंसर इसका आ जाएगा। एंड वेरी इजी क्वेश्चन, सीधे सीधे फॉर्मूला बेस्ड था। ये फॉर्मूला लगा हुआ है, इसी फॉर्मूले पर क्वेश्चन है। टॉर्क किसी पार्टिकल पर 0 है, टॉर्क इज 0, देन एंगुलर मोमेंटम विल बी, तो कंजर्व्ड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ।
सीधे सीधे थर्ड हो जाएगा, थ्योरी का क्वेश्चन है, आप जानते ही हैं। इसमें ये हमारे पास केपलर्स लॉ का क्वेश्चन है और कहते हैं किस जगह ग्रह की, प्लैनेट की काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होती है और ये सबसे दूर वाला पॉइंट है, तो यहाँ पर वेलोसिटी मिनिमम होगी और यहाँ पर हमारे पास काइनेटिक एनर्जी मिनिमम होगी, तो P2 पर ये मिनिमम होगी। तो 42 का आंसर सेकंड आ गया। नेक्स्ट आइए, ये वाला क्वेश्चन आप इंग्लिश वाले से पढ़िए क्योंकि पेपर में हिंदी वाली प्रिंटिंग सही नहीं है। इवन इफ उन्होंने फिगर दे दिया है तो देख के किया जा सकता है, बट उसमें कुछ सिंबल वगैरह का लोचा हो गया है। तो हमें ये टेंशन T1 निकालना है, इस टेंशन को T2 मान लो। तो ऐसा करते हैं, इसको ऐसे बढ़ाया, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। आप चाहें तो लॉमीज थ्योरम लगा सकते हैं। T1 अपॉन ये वाला एंगल साइन 90 + 60 यानी 150 और इज इक्वल टू 2√3 अपॉन ये वाला एंगल, तो ये आ जाएगा साइन 120। ये 60 चला गया तो इधर से 30 बचा, साइन 120। अब T1 बराबर 2√3, साइन 150 होता है साइन 30 और साइन 120 होता है कॉस 30। 90 + 30, साइन 90 + 30 होता है कॉस 30। तो 2√3 और साइन 30 1/2 हो गया और cos 30 √3/2 हो गया। तो ये 2 से 2 कट गया, √3 से √3 कर गया। आंसर फोर्थ वाला आ रहा है 2 न्यूटन का। एक लाइन का आंसर है। आप चाहिए तो लॉमीज से कर लीजिए, चाहिए तो ऐसे भी कर सकते हैं, इसको T2 मान लीजिए। तो ये एंगल 60 है, तो ये है T2 cos 60 और ये है T2 sin 60। तो बेटा T2 इससे निकल आएगा, T2 sin 60 बराबर दिस, और फिर T1 बराबर T2 cos 60 इससे भी निकल आएगा। तो इससे भी निकाल के दिखाते हैं। T1 बराबर T2 cos 60 और 2√3 इज इक्वल टू T2 sin 60। अब इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए, T1 अपॉन 2√3 बराबर cos 60 1/2 sin 60 √3/2। तो ये 2√3 कैंसिल हो गया, ये 2 ऊपर चला जाएगा। इससे भी इजीली 2 न्यूटन का आंसर आ जाएगा। ये देखिए, इसी क्वेश्चन को कॉपी किया गया था एनसीईआरटी का, एज इट इज को है। पेज फर्स्ट ईयर की 58 पेज वाली थी। इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। ये कोई मान लीजिए ट्रक है और ट्रक के पिछले हिस्से में एक डब्बा रखा गया है। तो एक डब्बा भी रख देते हैं इस पे, ये डब्बे का मास हम मान लेते हैं। डब्बे और ट्रक के बीच काइनेटिक फ्रिक्शन नियतांक 1/3 है। तो यहाँ पे म्यू के बराबर 1/3 दिया है और अचानक ही ब्रेक लगा देता है ड्राइवर। तो इसका हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो g/2 है। तो मेरे पास एक्सेलरेशन इधर आया है, ये
अगर ट्रक इधर जा रहा था और ब्रेक लगाएंगे तो एक्सेलरेशन इधर आएगा g/2। अब चूंकि ये इस पर फिक्स था तो हमें देखना है कि क्या ये हमें इतना ही एक्सेलरेशन इधर दे पाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन 1/3 दिया गया है। तो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो जाएगा 1/3 mg और डिवाइडेड ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना देगा ये m देगा। g/3 एक्सेलरेशन ये दे पाएगा मैक्सिमम। तो जब ये g/3 दे पाएगा और इसका g/2 है तो मेरे पास एक्चुअली ये किस तरफ लगेगा, तो इस पर फोर्स इस तरफ है। तो फ्रिक्शन ये क्या करेगा, हमारे पास ये डब्बा चल रहा था, ये धीरे धीरे रेस्ट में आने लगा। तो हमारे पास इसकी वेलोसिटी ज़्यादा थी और इसकी वेलोसिटी कम है, तो इसका इधर की ओर लगेगा। तो मेरे पास टोटल आंसर जो हो जाएगा ये इधर g/3 लगेगा। तो अगर g/3 इधर लगेगा तो अगर इसका इसके रिलेटिव निकालना है तो g/2 प्लस g/3 कर देंगे तो आंसर मेरे पास आ जाएगा g/6। आंसर ले लीजिए 6। सॉरी, ये दोनों इधर लगेंगे, इधर लगेगा तो g/2 माइनस g/3 आएगा। यस, आंसर आ जाएगा g/6। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अगर ये रिटार्ड कर दिया है तो दिक्कत है, अदरवाइज अगर एक्सेलरेट करते तो कोई दिक्कत नहीं होती। आप इसको एक्सेलरेशन से भी देख सकते हैं। जब ट्रक का एक्सेलरेशन जिधर होगा तो हमारे पास एक्चुअली इस पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा इधर। इसको स्यूडो फोर्स के कंसेप्ट से और इजी कर सकते हैं। इसका अगर g/3 एक्सेलरेशन इधर है तो इस पर एक स्यूडो फोर्स लग जाएगा g/mg/3 का, और इधर जो फोर्स लगेगा वो फ्रिक्शन लगाएगा, सॉरी ये g/mg/2 का होगा। ये ट्रक का रिटार्डेशन g/2 था और इधर अब इसके रिलेटिव आ गए हैं, स्यूडो फोर्स लगा दिया तो मतलब ट्रक रुक गया। तो इस पर एक फोर्स mg/2 लग रहा है तो फ्रिक्शन इधर फोर्स लगाएगा mg/3, क्योंकि ये 1/3 हो सकता है। तो नेट एक्सेलरेशन कितना हो गया इसके रिलेटिव mg/2 माइनस mg/3, तो mg/6 फोर्स हो गया, एक्सेलरेशन g/6 हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 45 में हमारे पास दो हैं, एक हाइड्रोजन एटम है और एक लिथियम आयन है, और वेलोसिटी का फॉर्मूला मुझे याद होना चाहिए। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है c/137 और z/n, और इसकी वैल्यू लगभग 2 × 10⁻⁶ के आसपास आती है। तो v1 बराबर हो जाएगा c/137 1/1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम की पहली कक्षा है, फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन आइटम, तो दोनों 1 होंगे। और v2 बराबर हो जाएगा c/137। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है और थर्ड रेडियस है, तो 3/3। तो दोनों सेम ही आ रहे हैं, यानी v1/v2 बराबर 1:1। तो ये 1:1 इसका आंसर है। तो आज का FST काफ़ी इजी था और आई थिंक आप लोगों के नंबर 170 तक आ जाने चाहिए, अच्छे बच्चों के 150 तक भी आ रहे हैं तो ठीक है। तो ठीक है, नेक्स्ट में मिलते हैं। थैंक यू बेटा।